प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम नौकरशाही के बारे में अध्ययन करेंगे। नौकरशाही, जिसे हम अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जिसे डेमोक्रेसी होती है, जिसे जनता का शासन कहा जाता है, उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो का शासन कहा जाता है, नौकरशाहों का शासन होता है, कठोर नियम और प्रक्रियाओं का शासन होता है। शासन प्रणाली चाहे कोई सी हो, लेकिन नौकरशाही इतनी सर्वव्यापक बन गई है कि यह हमें प्रभावित करती है। नौकरशाही सभी प्रकार के राजनीतिक संगठनों में, सभी प्रकार के प्रशासनिक संगठनों में पाई जाती है। हमारी संस्कृति और ज्ञान भी नौकरशाही के दायरे में आ गया है। नौकरशाही का अर्थ। नौकरशाही अंग्रेजी भाषा के शब्द ब्यूरोक्रेसी का पर्यायवाची होता है। ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है। फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो का अर्थ होता है लिखने की मेज या डेस्क। क्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द क्रेटन से हुई है, जिसका अर्थ होता है सशक्त होना। इस प्रकार ब्यूरोक्रेसी का सीधा अर्थ हुआ डेस्क सरकार। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्ने ने 1745 में किया। जब फ्रांस की अर्थव्यवस्था विफल हो रही थी, तो विंसेंट डी गोर्ने ने ब्यूरोमेनिया नाम का शब्द प्रयुक्त करते हुए कहा था कि फ्रांस को ब्यूरोमेनिया का रोग हो गया है। कालांतर में कर्मचारी तंत्र और प्रशासनिक संगठन में व्याप्त कमियों के लिए ब्यूरोक्रेसी का प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे कर्मचारी तंत्र की कमियां और नौकरशाही एक दूसरे के पर्याय बनते चले गए। परिभाषाएं। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही नियुक्त किए गए कर्मचारियों का प्रशासनिक समूह है, अर्थात ये नियुक्त किए जाते हैं, योग्यता के आधार पर भर्ती होते हैं। रॉबर्ट सी स्टोन। नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन होता है। सामान्यतः इसका प्रयोग दोषपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। यानी नौकरशाही एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नौकरशाही की कमियों के लिए किया जाता है। नौकरशाही में जो कमियां पाई जाती हैं, एक अप्रिय और बदनाम शब्द है नौकरशाही। और ये जो नौकरशाही है, ये प्रशासनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और उनके संदर्भ को दोषपूर्ण बनाती है। यह रॉबर्ट सी स्टोन कहना चाहते हैं। जॉन ए बीग। विकृति एवं व्यंग्य के कारण ब्यूरोक्रेसी शब्द का अर्थ काम में घपला, मनमानी, अतिव्यय, हस्तक्षेप तथा वर्गीकरण माना जाने लगा है। विकृति और व्यंग अर्थात ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई लोक सेवा नहीं है, कार्मिक प्रशासन नहीं है, लेकिन कार्मिक प्रशासन में कुछ बुराइयां आ गई हैं, काम में घपले होने लग गए हैं, नौकरशाह मनमानी करने लग गए हैं, खर्च बढ़ गए हैं, प्रशासनिक प्रक्रिया और संगठनों के खर्च बढ़ गए हैं। तो इन सब के कारण
ब्यूरोक्रेसी शब्द आया है और ब्यूरोक्रेसी को इसी संदर्भ में समझा जाने लगा है। पीटर एम ब्लाउ, कोई भी ऐसा संगठन जो बहुत बड़े आधार पर प्रशासनिक कार्यों को क्रमबद्ध रूप से संचालित करने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, उसे नौकरशाही कहा जाता है। अर्थात कोई ऐसा संगठन जो व्यापक रूप में प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है, क्रमबद्ध रूप से संचालित करता है, और बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, यानी कार्य करने की एक समन्वित प्रणाली भी पाई जाती है, वो नौकरशाही है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार नौकरशाही शब्द ब्यूरो, विभागों में प्रशासनिक शक्ति के केंद्रित होने तथा राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर के विषयों में भी अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप को व्यक्त करता है। अर्थात एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहती है कि जो प्रशासनिक शक्ति है वो विभागों में केंद्रित हो जाती है और जो नौकरशाही है वो उन क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करती है जो राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर के विषय हैं। एफएम मार्क्स के अनुसार नौकरशाही 4 प्रकार के 4 रूप होते हैं। नौकरशाही एक विशेष प्रकार के संगठन के रूप में भी हो सकती है, यानी कि नौकरशाही एक संगठनात्मक रूप में भी हो सकती है। नौकरशाही किसी संगठन में एक बीमारी के रूप में भी हो सकती है। नौकरशाही एक बड़ी सरकार के रूप में भी हो सकती है, अर्थात सरकार से बड़ी सरकार, जैसा कि हमने पिछली परिभाषा में सुना था, ये राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर के विषयों में भी हस्तक्षेप करती है। और चौथा जो रूप है वो है स्वतंत्रता को अपंग कर देने वाले रोग के रूप में। ये नौकरशाही के 4 रूप एफएम मार्क्स ने बतलाए हैं। नौकरशाही की विशेषताएं। मैक्स वेबर, जो कि एक जर्मनी के समाजशास्त्री थे, जर्मन के रहने वाले थे, और वो पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने नौकरशाही का विस्तृत रूप से विश्लेषण किया, और उन्होंने नौकरशाही की जो विशेषताएं बताईं वो निम्न हैं। कानून एवं नियमों में अटूट विश्वास, अर्थात नौकरशाही प्रत्येक कार्य को नियमों के अनुसार करती है। कार्य की निरंतरता, नौकरशाही एक गतिशील संगठन होता है, एक स्थायी प्रशासनिक तंत्र होता है और ये सरकार के कार्यों को लगातार करता रहता है। पद सोपान व्यवस्था, नौकरशाही में पद सोपान व्यवस्था होती है और पद सोपान व्यवस्था में उच्च और अधीनस्थ पदों पर अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, उनको भर्ती किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यों का विभाजन, नौकरशाही में कार्यों का विभाजन पद सोपान व्यवस्था के आधार पर ही किया जाता है। कार्मिकों को जो कार्य सौंपे जाते हैं उनके अनुरूप उनको अधिकार सौंपे जाते हैं। प्रत्येक पद की सत्ता, नौकरशाही में प्रत्येक पद की सत्ता निर्धारित होती है। कोई भी कार्मिक अपने पद की निर्धारित सत्ता से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। लिखित प्रलेख, अर्थात नौकरशाही में प्रत्येक कार्य
प्रत्येक निर्णय लिखित में लिया जाता है। कागजी कार्रवाई नौकरशाही की मुख्य विशेषता है। नौकरशाही में जो भी आदेश और निर्देश दिए जाते हैं वो लिखित में दिए जाते हैं। सरकारी साधनों पर कार्मिकों का स्वामित्व नहीं। नौकरशाही में जो कार्मिक हैं, संगठन में जितने भी कार्मिक कार्य करते हैं, उनका संगठन के साधनों पर, उपकरणों पर, संगठन की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। वो सारी संपत्ति सरकार की होती है। कार्मिक तो उनको सिर्फ उपयोग में ले सकते हैं संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। सीमित सरकारी सत्ता। सत्ता सरकारी कार्यों तक सीमित होती है। सरकारी कार्यों के अलावा ये कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं होते। अर्थात जो कर्मचारी हैं वो सरकारी कार्यों को करने के लिए ही अपने अधिकारियों का आदेश मानते हैं। उनके निजी जीवन से संबंधित जो कार्य हैं उनसे वे अपने आप को अलग रखते हैं। योग्यता के आधार पर चयन। नौकरशाही में प्रत्येक पद की अपनी योग्यता निर्धारित होती है और प्रत्येक पद पर चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। कार्यकुशलता। नौकरशाही में जो भी कर्मचारी कार्यरत होते हैं वो कार्यकुशल होते हैं, अपने कार्य के विशेषज्ञ होते हैं। विशेषीकरण पर बल। वर्तमान में नौकरशाही में विभिन्न पदों पर कार्मिकों का जो चयन किया जाता है अब उनके लिए तकनीकी योग्यताओं का निर्धारण किया जाने लगा है। अब तकनीकी आधार पर या तकनीकी योग्यता के आधार पर प्रशासनिक संगठन में कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है। निश्चित वेतन एवं भत्ते। नौकरशाही में काम करने वाले प्रत्येक कार्मिक को उसका पद और योग्यता के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक में जैसे उनको वेतन और वेतन के अलावा कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। तटस्थता। नौकरशाही के कार्मिक तटस्थ भाव से काम करते हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने पद पर अनुशासित ढंग से आचरण करें और व्यक्तिगत रूप से तटस्थ रहकर अपने पद के कर्तव्यों को पूर्ण करें। आजीविका का साधन। संगठन में कार्य करने वाले कार्मिक नौकरशाही को रोजगार के रूप में अपनाते हैं और कार्मिक नौकरशाही के सदस्य के रूप में संगठन में सेवानिवृत्ति तक बना रहता है। नौकरशाही के प्रकार एफएम मार्क्स के अनुसार। अभी हमने जो पढ़े थे थोड़ी देर पहले, विशेषताओं से पहले जो हमने पढ़े थे नौकरशाही के रूप पढ़े थे और ये नौकरशाही के प्रकार हैं। वो 4 रूप भी एफएम मार्क्स ने बतलाए थे और ये 4 प्रकार भी एफएम मार्क्स ने बतलाए हैं। नौकरशाही का पहला प्रकार है अभिभावक नौकरशाही या गार्जियन नौकरशाही। अभिभावक नौकरशाही के एफएम मार्क्स ने 2 उदाहरण दिए कि ये 2 प्रकार की हो सकती है, चीन की नौकरशाही और पिरसा की नौकरशाही। पिरसा जिसे जर्मनी बोलते हैं आजकल। जो चीनी नौकरशाही है
उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे जब प्रशासक का चयन करते हैं तो उसमें प्राचीन ग्रंथों का प्रभाव देखा जाता है, अर्थात उस चयन किए जाने वाले व्यक्ति को प्राचीन ग्रंथों का कितना ज्ञान है और वह प्राचीन ग्रंथों के आधार पर आचरण करता है या नहीं करता है। चीनी नौकरशाही में प्रशासन की प्रकृति परंपरावादी रूढ़िवादी होती है और ये जनहित की समस्याओं के प्रति उदासीन होते हैं। प्रशासकीय नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं वो थोड़ी आधुनिक हैं। एकीकृत और संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है। सजग राजतंत्र के मूल्यों के अनुरूप ये नौकरशाही कार्य करती है, राज्य हित में समर्पित होती है। जन भावनाओं के प्रति अनुत्तरदायी होती है, लेकिन योग्यता के आधार पर चयनित होती है। अभिभावक नौकरशाही में मार्क्स ने बताया कि ये जो अधिकारी होते हैं वो विद्वान होते हैं, शास्त्रों के आधार पर आचरण करते हैं और ये लोग अपने आप को लोकहित का अभिरक्षक मानते हैं, लेकिन लोकमत से अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं। ये जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, न्यायपूर्ण, कार्यकुशल, सक्षम, दक्ष और उपकारी होते हैं, लेकिन अनुत्तरदायी और अधिकार युक्त भी होते हैं। अर्थात ये जो अभिभावक नौकरशाही है ये जनता के हित के प्रति उत्तरदायी तो नहीं होती, लेकिन स्वयं को ऐसा मानती है कि वो लोकहित की संरक्षक है। चूँकि योग्यता के आधार पर चयनित हैं, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने में दीक्षित हैं, लेकिन जनहित के प्रति अनुत्तरदायी हैं। दूसरी नौकरशाही जो एफ.एम. मार्क्स ने बताई है, जातीय नौकरशाही। जातीय नौकरशाही का आधार एक वर्ग विशेष होता है, अर्थात जिस वर्ग के व्यक्ति प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं उस वर्ग के लोगों को ही नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है। जैसे प्राचीन भारत में केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति के लोग ही उच्च अधिकारी हो सकते थे। बिलोबी ने इसे कुलीन तंत्रीय नौकरशाही भी कहा है। इस प्रकार की नौकरशाही कुछ समय पहले तक इंग्लैंड में भी पाई जाती थी। जातीय नौकरशाही की जो विशेषताएं हैं, जैसे सेवा में भर्ती जातीय आधार पर होती है, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होती है। जातीय नौकरशाही दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। इसमें जाति विशेष के लोगों को पदों पर नियुक्त किया जाता है। जैसे प्राचीन रोमन साम्राज्य की नौकरशाही या जापान के मेजी संविधान की जातीय नौकरशाही। तीसरी नौकरशाही आती है संरक्षक नौकरशाही। इसे लूट नौकरशाही के नाम से या लूट प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। संरक्षक नौकरशाही में लोक सेवकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं की जाती। इस नौकरशाही में लोक सेवकों की नियुक्ति नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है। जब लोक सेवकों के संबंध, राजनीतिक संबंध नियोक्ता के साथ होते हैं, नियोक्ता के हितों के साथ होते हैं, तब उनको नियुक्ति दे दी जाती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका को संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत घर माना जाता है। ब्रिटेन में संरक्षक नौकरशाही का प्रयोग अमीर या उच्च वर्ग के बच्चों के हितों के लिए किया जाता है। संरक्षक नौकरशाही की जो विशेषताएं होती हैं उनमें प्रमुख हैं कि लोक सेवकों की नियुक्ति राजनीतिक पुरस्कार के रूप में की जाती है। नियुक्ति करने में लोक सेवक की कोई शैक्षिक या तकनीकी योग्यता को नहीं देखा जाता। संरक्षक नौकरशाही में लोक सेवकों का कार्यकाल सुरक्षित नहीं होता। लोक सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वो सत्ताधारी राजनीतिक दल के साथ या सत्ताधारी व्यक्ति के साथ प्रतिबद्ध रहें। लोक सेवकों का मुख्य कार्य अपने नेतृत्व को प्रसन्न रखना होता है। लोक सेवक राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ नहीं होते हैं और जो अंतिम रूप है जो मार्क्स के अनुसार योग्यता आधारित नौकरशाही, ये नौकरशाही का आधुनिक रूप है। योग्यता आधारित नौकरशाही या गुणों पर आधारित नौकरशाही। इस नौकरशाही में सरकारी अधिकारी अपनी योग्यता के आधार पर सेवा में प्रवेश करते हैं। सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। योग्यता आधारित नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं हैं कि भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, सेवा में निर्धारित वेतनमान मिलता है, लोक सेवक निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं, देश के संविधान के अनुसार कार्य किया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक जो देश हैं उनमें सब में योग्यता आधारित नौकरशाही पाई जाती है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं। हमने पिछली स्लाइड में भी ये जो स्लाइड है अपनी, ये जो विशेषताएं पढ़ी थी, इनमें से भी काफ़ी विशेषताएं मैक्स वेबर ने बतलाई थी। वो जो विशेषताएं थीं वो नौकरशाही की सामान्य विशेषताएं थीं, और ये जो विशेषताएं हैं ये आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं हैं कि अगर नौकरशाही अपने आदर्श रूप में काम करे तो उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता है कार्य विभाजन या श्रम विभाजन, अर्थात प्रत्येक कार्मिक को अपने कार्यों की सीमा में कार्य करना पड़ता है। जो कार्य उसको आवंटित है वो उसी कार्य को करे और दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे। पद सोपान, अर्थात पदों की एक श्रृंखला, उसमें ऊपर से नीचे तक पदों को उनके दायित्व और अधिकार के आधार पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। पद सोपान व्यवस्था में अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च कार्मिकों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। योग्यता के आधार पर चयन, नौकरशाही में कार्मिकों का चयन तकनीकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है।
चयन से पहले प्रवेश परीक्षा ली जाती है। तकनीकी शिक्षण के प्रमाण पत्रों को देखा जाता है। लिखित में रिकॉर्ड अर्थात नौकरशाही में लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय लिखित रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहते हैं। पद एवं पदाधिकारी का पृथक्करण अर्थात नौकरशाही में जो अधिकारी कार्य करते हैं और जिन साधनों का वो प्रयोग करते हैं, जिन अधिकारों का वो उपयोग करते हैं, वो सिर्फ अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए करते हैं, निजी हित में उनका उपयोग नहीं कर सकते। वेतन नौकरशाही में कार्य करने वाले कार्मिकों को निश्चित वेतन दिया जाता है। आजीविका नौकरशाही में जो कार्मिक कार्य करते हैं वो नौकरी को अपनी आजीविका के रूप में अपनाते हैं। औपचारिक नियम एवं प्रक्रिया नौकरशाही में नियम, कानून और प्रक्रियाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कार्यकुशलता नौकरशाही में कार्य करने वाले कार्मिक तकनीकी दृष्टि से कार्यकुशल होते हैं और अपने कार्यों को बहुत ही कार्यकुशलता के साथ करते हैं। कठोर अनुशासन नौकरशाही में कार्मिक अत्यंत कठोर और व्यवस्थित अनुशासन और नियंत्रण के अधीन रहकर कार्य करते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का वर्गीकरण हम जो ये नौकरशाही अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें दो ही विद्वान के ज़्यादातर प्रमुख रूप से विचार आए हैं, मैक्स वेबर और एफ एम मार्क्स। एफ एम मार्क्स ने नौकरशाही को 4 प्रकारों में बांटा, नौकरशाही के 4 रूप बतलाए, और मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषताएं बतलाई हैं, आदर्श नौकरशाही की विशेषताएं बतलाई हैं। और अब मैक्स वेबर ने सत्ता का जो वर्गीकरण किया है कि सत्ता कितने प्रकार की हो सकती है, वो हम अध्ययन कर रहे हैं। मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ताएं बतलाई हैं। पहली है परंपरागत सत्ता। परंपरागत अर्थात प्राचीन समय से जो चली आ रही है। प्राचीन परंपराएं ये विश्वास पर आधारित होती हैं और इसी आधार पर इनका पालन किया जाता है कि पूर्व में भी लोग इन परंपराओं का पालन करते रहे हैं। परंपरागत सत्ता परंपराओं से वैधता प्राप्त करती है। चमत्कारिक सत्ता चमत्कारिक सत्ता व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से प्राप्त होती है। लोग उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे सत्ता प्रदान करते हैं। सत्ता को प्रयोग करने वाला व्यक्ति जिसमें उत्कृष्ट व्यक्तिगत विशेषताएं हैं और जिसमें नेतृत्व की विशेषताएं, उनके आधार पर वो अपनी सत्ता को वैधता प्राप्त कर पाता है। चमत्कारिक सत्ता में जो व्यक्ति सत्ता का प्रयोग करता है वो आदर्शात्मक चरित्र चित्रण करता है। उस व्यक्ति का चरित्र, चाल चलन और व्यक्तित्व के प्रति असाधारण पवित्रता, भक्ति और विश्वास, मूल्यों में आस्था, इस आधार पर यह सत्ता टिकी रहती है। विधिक सत्ता विधिक सत्ता को कानूनी या विवेकशील सत्ता के नाम से भी जाना जाता है। विधिक सत्ता में
या वैधानिक सत्ता में व्यक्ति को कानून के द्वारा सत्ता प्राप्त होती है। सत्ता की वैधता का आधार कानून होता है। व्यक्ति को नियम, कानून और संविधान के तहत आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोग कानूनी सत्ता को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को या उस प्रशासनिक अधिकारी को वह सत्ता कानून से प्राप्त हुई है, और कानूनी सत्ता प्राप्त व्यक्ति के आदेशों को मानना लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि ये आदेश देश के संविधान से या कानून से जुड़े होते हैं। नौकरशाही के दोष। नौकरशाही की अनेक विद्वानों ने आलोचना की है। जैसे रैमजे म्योर ने कहा है, एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न। उसमें लिखते हैं कि हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है। चाहे प्रशासन विधान से संबंधित हो या वित्त व्यवस्था से संबंधित हो, प्रजातांत्रिक आवरण के नीचे ये लोक सेवा फलती फूलती है, विकसित होती है, और वह बढ़कर फ्रैंकस्टीन के दानव की भांति अपने जन्मदाता को ही निगलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ये जो नौकरशाही है, संसदीय शासन प्रणाली में विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है, जवाबदेह, वो मंत्री होता है। तो मंत्री के संरक्षण में फलती फूलती है और कई बार अपने संरक्षक को ही निगलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा रैमजे म्योर का कहना है। नौकरशाही की जो दोष हैं, उनमें पहला दोष है जनता की मांगों की उपेक्षा। नौकरशाही अपने आप को जनता की हितैषी मानती है और अपने मत के अनुसार निर्णय लेती है, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेती है, भले ही वह निर्णय जनहित के विरुद्ध हो। नौकरशाही लोकमत की उपेक्षा करने में हिचकिचाती नहीं है। क्योंकि वह जनमत की अपेक्षा जनहित को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। अर्थात नौकरशाही अपने आप को जनता की हितैषी मानती है और जनता के हित में निर्णय लेती है, लेकिन कई बार उस निर्णय का पब्लिक विरोध करती है, यानी लोकमत उसका विरोध करता है, तो करता रहे, क्योंकि वह निर्णय जनहित में लिया गया है। तो नौकरशाही लोकहित को लोकमत से ऊपर रखती है। लाल फीताशाही। नौकरशाही नियमों, विनियमों, कानूनों को आवश्यकता से अधिक महत्व देती है। इस कारण कार्य करने में देरी होती है, क्योंकि नौकरशाही कार्य करने में उचित माध्यम की रीति पर विशेष बल देती है। और जब उचित माध्यम की रीति से कार्य किया जाता है तो कार्य में पर्याप्त विलंब होता है। वाल्टर बेजोट ने लिखा है कि यह एक अनिवार्य दोष है कि नौकरशाही के जो अधिकारी हैं वो परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया पर अधिक जोर देते हैं। अगला दोष है आकार में वृद्धि तथा कार्यकुशलता में कमी। नौकरशाही का आकार तो बढ़ता है, कार्मिकों की संख्या बढ़ती है, पद सोपान के स्तर बढ़ते हैं,
लेकिन कार्यकुशलता का स्तर गिरता चला जाता है। प्रत्येक कार्य को आराम से करता है और कभी कभी तो एक कार्य को दूसरे के भरोसे भी छोड़ देता है। इस संबंध में पार्किंसंस ने कहा है कि काम में वृद्धि ना होने पर भी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है। पार्किंसंस मानते हैं कि अधिकारी एक दूसरे के लिए कार्य पैदा करते हैं, इस वजह से कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। नौकरशाही के आकार में वृद्धि से कार्यकुशलता में कमी होती है, ऐसा पार्किंसंस का मानना है। श्रेष्ठता की भावना। नौकरशाही के अधिकारी अपने आप को श्रेष्ठता की भावना से देखते हैं। नौकरशाही में अधिकारियों के पास सत्ता होती है, वे अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, जनता को हीन भावना से देखते हैं। शक्ति प्रेम। नौकरशाही के में काम करने वाले अधिकारी शक्ति के बहुत भूखे होते हैं। विभिन्न प्रशासकीय विभागों में शक्ति में निरंतर वृद्धि करने के लिए नौकरशाही मंत्रियों के उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रयोग अधिकाधिक करती है। विभागीय प्रवृत्ति की रचना। नौकरशाही में कार्यों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है और कार्यों का प्रत्येक भाग या प्रत्येक खंड एक विभाग को जन्म देता है। कार्यों का प्रत्येक खंड जो एक विभाग है वो उसके अपने निर्धारित उद्देश्य होते हैं और उनको पूरा करने के लिए उसकी रचना की जाती है। ये विभाग अपने आप को स्वतंत्र और पृथक मानने लग जाते हैं और वे भूल जाते हैं कि किसी बड़े संगठन के मात्र वो एक अंग हैं। नौकरशाही की अनुदारवादी प्रवृत्ति। नौकरशाही परंपरा प्रिय होती है और यथास्थितिवाद की समर्थक होती है, अर्थात वैसा ही रहने देना, इस बात का वो समर्थन करती है, परिवर्तन विरोधी होती है। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि नौकरशाही एक निषेधात्मक मनोविज्ञान की ओर झुकाव रखती है, नए परिवर्तन और नई चीज़ों के प्रति वह नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है। नवीन निरंकुशता। नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति को ब्रिटेन के लॉर्ड चीफ जस्टिस हेवार्ड ने नवीन निरंकुशता की संज्ञा दी। लॉर्ड हेवार्ड ने कहा कि नौकरशाही की बढ़ती हुई प्रशासकीय निरंकुशता ब्रिटेन के नागरिकों की स्वतंत्रता को खो देगी। संक्षेप में, नौकरशाही अनेक दोषों से पीड़ित है और मानवीय पहलुओं की अवहेलना करती है, परंपरावाद को महत्व देती है, परिवर्तनों का विरोध करती है, नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाती है। नौकरशाही के गुण। नौकरशाही में विभिन्न दोष होने के बावजूद अनेक गुण पाए जाते हैं। जैसे पहला है विधि के शासन की स्थापना, क्योंकि नौकरशाही नियम और विनियमों का पालन करती है, सभी कार्यों को कानून के दायरे में करती है, उचित माध्यम प्रक्रिया से कार्यों को संपन्न करती है। नौकरशाही में सभी निर्णय कानून की सीमा में लिए जाते हैं। इस प्रकार नौकरशाही
विधि के शासन की स्थापना में अपना योगदान देती है। लोकतंत्र की रक्षक। नौकरशाही अपने कार्यों को करने में लोकतंत्र की भावना का पालन करती है। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है, नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल है। अर्थात नौकरशाही आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में लोकतंत्र की रक्षक है। राज्य का आवश्यक तत्व। नौकरशाही के बिना किसी भी राज्य या सरकार के प्रशासन का संचालन नहीं किया जा सकता। सुरक्षित अभिलेख। नौकरशाही के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य कानून के अनुसार किए जाते हैं और नौकरशाही अपने कार्य और क्रियाकलापों को लिखित अभिलेखों के रूप में या दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित रखती है। नौकरशाही उचित माध्यम प्रक्रिया के अनुसार कार्य करती है, अर्थात कार्य की फाइलें पद सोपान के प्रत्येक स्तर से गुजरती हैं और प्रत्येक स्तर पर उस कार्यालय में उस कार्य के संबंध में लिखित रिकॉर्ड या अभिलेख रहता है। समाजवाद के अनुकूल। नौकरशाही समाज के विकास और उत्थान के लिए कार्य करती है। समाज के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तटस्थता और निष्पक्षता। नौकरशाही अपने सभी कार्यों को ईमानदारी, तटस्थता और निष्पक्षता से संपन्न करती है। अनुशासित और अव्यक्तिगत भाव से कार्य करती है। व्यक्तिगत रूप से निष्पक्ष होकर कार्य करती है। कार्यकुशलता। नौकरशाह तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिक होते हैं और वो प्रत्येक कार्य को कार्यकुशलता से संपन्न करते हैं। नौकरशाही के दोषों को दूर करने के उपाय। नौकरशाही में जो दोष पाए जाते हैं, अगर उन दोषों से नौकरशाही को मुक्त कर दिया जाए तो नौकरशाही उस सेवक के रूप में होगी जिसकी सेवाएं शासन को बहुमूल्य रूप में प्राप्त होती रहेंगी। पहला उपाय है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अधिकारियों के पास सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होने से उनमें नौकरशाही की प्रवृत्ति पनपती है। अतः सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए। योग्य मंत्रियों की नियुक्ति। योग्य मंत्रियों की नियुक्ति से सरकारी सेवक उनके नियंत्रण में कार्य करेंगे। प्रत्यायोजित विधान में कमी करना। प्रत्यायोजित विधान से नौकरशाही निरंकुश होती है। उसको दोषमुक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्यायोजित विधान की मात्रा में कमी की जाए। न्यायाधिकरणों की स्थापना। न्यायाधिकरणों की स्थापना से नागरिक सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अपनी शिकायतें कर सकते हैं और नौकरशाही को दोषमुक्त बनाया जा सकता है। अब तक के अध्ययन में हमने जाना कि नौकरशाही आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में एक आवश्यक बुराई के रूप में स्थापित हो चुकी है। हालांकि नौकरशाही अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक नकारात्मक रूप में स्थापित हो गई है। जनमानस में इसकी नकारात्मक छवि स्थापित हो गई है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही सेवक बनकर रहे, स्वामी बनकर हावी ना हो, और इसके लिए आवश्यक है कि उसके दोषों को दूर करके उसको सही दिशा में स्थापित किया जाए। नौकरशाही को अधिक तटस्थ और निष्पक्ष बनाया जाए।
धन्यवाद।